जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए रोज़ नए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, हम बीएड एंट्रेंस की तैयारी काफ़ी तेज़ी से इसी चैनल पर कर रहे हैं, जिसमें आपको लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको PDF के माध्यम से भी प्रश्न और मॉडल पेपर हल करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। टोटल जानकारी आपको जीव विज्ञान बीएड एंट्रेंस के सिलेबस में जितना भी है, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसे हम कई पार्ट में करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में असुविधा न हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और हमारा वीडियो बनाना सार्थक साबित हो सके। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जीव विज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो प्रश्न होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन वीडियोस दे रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकता है। शुरू करते हैं गाइस आज का वीडियो। शुरू करते हैं। पहले जीव विज्ञान कहते हैं किसे हैं? बायोलॉजी, जिसे इंग्लिश में हम बायोलॉजी बोलते हैं, किसे कहते हैं। तो परिभाषा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों व वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है। आगे बात करें इसके ब्रांचेस के बारे में, इसकी शाखाओं के बारे में, तो आगे जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी के नाम से जानते हैं, जबकि वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एक पॉइंट समझने वाला है कि हम क्या करते हैं ना, जब हम विज्ञान की परिभाषा, जब हम जीव विज्ञान की परिभाषा बताते हैं तो हम बोलते हैं विज्ञान की वह शाखा, है ना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वो आपका जीव विज्ञान हुआ। जबकि अगर जंतु विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। याद रखेंगे, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के पिता या फिर जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है ना। अब बात करेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों, वनस्पति, जितने भी आप अपने आसपास पेड़ पौधे देखते हैं, घास फूस, जो कुछ भी देखते हैं जो पेड़ से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? वनस्पति, है ना, वनस्पति विज्ञान में हम करते हैं। इसके जन्मदाता की बात करें तो इसके जन्मदाता थ्रियोफ्रेक्टस हैं। शुरू करते हैं गाइस आज का वीडियो। पहला पॉइंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सिलेबस का है कोशिका।
क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं मैं आपको बताते चलूँगा। वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्किप करेंगे हो सकता है उसके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा बता दिया जाए जो आपके पेपर में आ जाए तो आप उसे मिस कर देंगे, है ना। कोशिका की बात करें दोस्तों, बात करें कोशिका की तो पहले परिभाषा समझ लेते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम कोशिका बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका, यानी कि सेल या फिर कोशा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका की खोज या दूसरी परिभाषा समझ लेते हैं जो कि आपकी साइंटिफिक परिभाषा है। शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को, शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। बात करेंगे कोशिका की खोज के बारे में तो सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक कारक मतलब एक पतली संरचना को देखा। उसमें उन्हें लगा कोष्ठकों की जैसे कुछ संरचनाएं, है ना, ऐसे गोल गोल जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसे ही कुछ संरचनाएं दिखाई दी, जिसे उन्होंने कोशिका नाम दिया। पहले अब एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी बना दिया जाता है कि भाई ये बताओ, कोशिका को जब कोशिका नहीं कहा गया था तो क्या कहा गया था? मैंने इसीलिए आपको कहा है दोस्तों कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है ना। तो कोशिका को जब कोशिका नहीं कहा गया था तो उससे पहले कोशिका को क्या कहा जाता था? तो जब कोशिका को कोशिका नहीं कहा जाता था तो कोशिका को सबसे पहले कहा गया था छोटा कमरा। क्या कहा गया था? छोटा कमरा कहा गया था। तो अगर ये पूछ दिया जाए कोशिका को कोशिका से पहले क्या कहा गया था तो छोटा कमरा कहा गया था। बात करेंगे कोशिका की खोज के बारे में तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665। अब फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उभर के आएगा कि भाई रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो बात आएगी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज अगर बात करें तो वो थे एंटोनी वान लीeuwenhoek। एंटोनी वान लीeuwenhoek ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। पॉइंट नोट करेंगे। कोशिका की खोज तो हम जानते ही हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन ये कोशिका भी दो तरीके की होती है मेरे भाई, है ना। पहली होती है जीवित कोशिका, दूसरी होती है मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब किया? सन 1665 ईस्वी में। जबकि जीवित कोशिका की खोज कौन किया? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। मृत कोशिका की खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665। पॉइंट याद रखना, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। अब ये पूछ सकता है एक और क्वेश्चन कि सबसे पहले किस कोशिका की खोज हुई, है ना, जीवित कोशिका की या फिर मृत कोशिका की? तो सबसे पहले मृत कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था सन 1665 ईस्वी में। इसके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही वर्षों के बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज कर डाली। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एक पॉइंट आएगा आपका कोशिका सिद्धांत, है ना। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, अब इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं हम। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो पहले इसके टॉपिक समझ लीजिए, फिर इसके बारे में समझते हैं क्या कहता है कोशिका सिद्धांत। इसको दो भागों में, दो पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं जिससे आप पूरा सार निकाल लेंगे। आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बाकी ज़्यादा डीप जाना होगा ना तो मैं आपको लगातार लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं,
जो वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं कोशिका के, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। हर वीडियो में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, साथ ही साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको नंबर भी दिया हूं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां से जाके आप हमारे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप JDR स्टडी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको लगातार फ्री PDF अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है। अभी आप जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टा पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। सेम जो चैनल का नाम है वही नाम आपको इंस्टा पे भी मिलेगा, फेसबुक पे। आप फेसबुक पे जाएं, सर्च बार में जाएं, सर्च करें JDR स्टडी क्लासेस, फ्रेंड बने, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, एक्सेप्ट की जाएगी और साथ ही साथ आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, जहां पे आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। इंस्टा पे भी सेम चीज़ें हैं, JDR स्टडी क्लासेस आप जाएंगे आपको वहां पर भी मिल जाएगा। आप शेयर चैट पे हमसे मिल सकते हैं, वहां पर भी आपको केवल रविंद्र सर डालना है, आपको मिल जाऊंगा। मैं हर जगह फैला हुआ हूँ, केवल ज्ञान बांट रहा हूँ, आप ज्ञान लीजिए। ज्ञान की गंगा बह रही है, केवल आपको थोड़ा सा मेहनत करके एक गिलास लेना है, एक बाल्टी लेना है। जितना आप ऑब्जर्व कर सको मेरे भाई, वो मैं आपको फ्री में उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि हमारे देश का कोई भी लड़का, है ना, शिक्षा, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए। ये मैं चाहता हूँ भाई कि हर व्यक्ति, हर समाज का लड़का, है ना, पढ़ के आगे बढ़े। अगर मैं किसी को थोड़ा सा भी आगे बढ़ाने में, है ना, थोड़ा सा भी प्रेरक का काम कर सका तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। कि अगर देखिए दुनिया में ना सबसे बड़ी ताकत, ये कहते हैं ना, शिक्षा का कोई मोल नहीं होता। आपको फ्री में दिया जा रहा है तो आप लीजिए ना भाई, है ना। अगर आपको कोई समस्या वीडियो में होती है या आपको लगता है कि आपके सिलेबस के हिसाब से कुछ छूट रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर हमारा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें, तो सॉल्व किया जाएगा। सबके कमेंट के रिप्लाई दिए जाते हैं, है ना। बात में आप कभी ये नहीं कह सकते कि सर हमने कमेंट किया, आपने रिप्लाई नहीं दिया। दिया जाता है भाई, हालांकि बहुत ज़्यादा कमेंट होता है, कितना कोई रिप्लाई दे, लेकिन जितना संभव हो सकता है उतना रिप्लाई दिया जाता है ना। आपको जितनी समस्या होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, है ना, लेकिन भद्दा कमेंट ना करें भाई, क्योंकि हम एजुकेशन से एजुकेटेड, ऐसा लगे कि एजुकेटेड हैं आप लोग। अगर आप एजुकेटेड हैं तो ढंग का कमेंट किया करें। कोई समस्या होती है या आपको लगे कि सर ये वीडियो छूट रहा है, ये पॉइंट छूट रहा है, तो आप कमेंट करें, हम उसका भी वीडियो आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका सिद्धांत की बात करें, कोशिका सिद्धांत को बनाया किसने था? दो वैज्ञानिक थे, है ना, स्लाइडेन तथा स्वान। स्वान और दूसरे कौन थे भाई? स्लाइडेन। नाम जरूर याद रखना बाबू, है ना। स्लाइडेन और दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? स्वान। दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम क्या था? स्वान। जिन्होंने कब? सन 1838, सन जरूर याद रखना, है ना, 1838 से लेके 1839, कहीं कहीं 38 देता है, कहीं कहीं 39। अगर ऑप्शन में कहीं आपको 38-39 दिखता है तो फटाफट क्या करेंगे आप? टिक करेंगे। राइट आंसर है बाबू, है ना। तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, किसने बनाया था? तो स्वान और स्लाइडेन नामक दो वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्या कहता है कोशिका सिद्धांत? आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, किसी भी जीव का निर्माण, किसी भी जीव का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से होता है। पॉइंट यही समझना था, इसीलिए मैंने लिख दिया, है ना। अब समझिए, मान लेते हैं ये चाक है, ये जीवित हो, मान लेते हैं इसमें जीवन होता, तो इसका निर्माण जो होता, किसी भी जीव का निर्माण पूर्ववर्ती, आप अनुवर्ती पूर्ववर्ती जानते हैं। जैसे 5 का अनुवर्ती कितना होगा? 6। 5 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 4।
4 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 3। 3 का पूर्ववर्ती कितना होगा? 2। 3 का अनुवर्ती कितना होगा? 4। 4 का अनुवर्ती कितना होगा? 5, है ना। यही पॉइंट समझना है कि किसी भी पृथ्वी पर जो कोई भी जीव आया है उसका निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से हुआ है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं जब उनका जीवन नहीं था, जब वे अस्तित्व में नहीं आए थे, उससे पहले कोई कोशिका रही होगी जिससे इनका निर्माण हुआ होगा। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका निर्माण उनसे पहले पूर्ववर्ती, उनसे पहले जो जीवित कोशिकाएं थीं उनसे हुआ है। तो किसी भी कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से हुआ है या होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है ना, कि किसी भी जीव का निर्माण कोशिका या फिर कोशिकाओं से हुआ होगा। किसी भी जीव का निर्माण कोशिका या कोशिकाओं से हुआ होगा। पॉइंट समझिए। आप अपने आसपास अलग अलग आकृति आकार के जीव देखते हैं। कुछ जीव देखते हैं बहुत विशाल होते हैं, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ जाता है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विशाल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इनमें अंतर, इतना अंतर आया क्यों? क्या कारण है इनमें परिवर्तन के, वही हमें समझना है। तो स्लाइडेन और स्वान ने बताया था कि किसी भी जीव का निर्माण पूर्ववर्ती जीवित कोशिका से हुआ है। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव का निर्माण या तो कोशिका, तो कोशिका का मतलब क्या होता है अब आप समझेंगे। हिंदी में 2 वचन होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। दूसरा है ना, दूसरा बहुवचन। मैं आपको आसान लहजे में समझा रहा हूँ। अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, है ना। लगातार वीडियोस आपको अपलोड किए जाते रहेंगे। तो किसी भी जीव का निर्माण कोशिका से या फिर कोशिकाओं से हुआ होगा। स्लाइडेन व स्वान ने कहा कि किसी भी जीव का निर्माण या तो कोशिका से हुआ है या फिर कोशिकाओं से हुआ है। तो कोशिका क्या है, कोशिकाओं क्या है, वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ, है ना। तो कोशिका का मतलब हिंदी में एक वचन फिर बहुवचन। तो कोशिका से निर्माण, कोशिका का मतलब कोशिका एक वचन है, यानी कि एक कोशिका, एक के बाद अगर 2 हो गया तो वो कोशिकाओं यानी कि 2 कोशिका या फिर बहु कोशिका। 2 तो कह नहीं सकते, बहु कह सकते हैं ना। मतलब एक कोशिका से हुआ या फिर बहु कोशिका से हुआ। यानी कि क्या कहना चाहते हैं स्लाइडेन और स्वान? कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास जितने भी जीव हैं या तो वो एक कोशिकी होंगे, यानी कि वे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से हुआ है उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम कहेंगे एक कोशिकी। दूसरा, वे जीव जिनका निर्माण कई कोशिकाओं से हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? बहुकोशिकी बोलेंगे, है ना। तो उन्होंने कहा था किसी भी जीव का निर्माण कोशिका या कोशिकाओं से होगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, एक कोशिकी में कौन आता है? अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, है ना। ये सभी किस्में आते हैं, ये आते हैं बाबू किस्में एक कोशिकी में। जबकि बहुकोशिकी में हमारे आसपास जिन जीवों को आप नग्न आँख से नहीं देख पाते वो बहुकोशिकी, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, है ना, मनुष्य, हाथी, जिराफ, जिसकी भी बात करें, जिसे आप खुली आँख से, मतलब जिसे देखने के लिए आपको किसी प्रकार का यंत्र न लगाना पड़े, वो कौन से जीव कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके बहुकोशिकी जीव। आगे बात करेंगे, है ना। कोशिका की बात अगर पूछ देता है कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होती है कोशिका की। पहली होती है प्रोकैरियोटिक,
कैरियोटिक, जबकि आपका दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पॉइंट दोनों में मैंने अभी अभी आपको बताया हुआ है कि वे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देख पाते वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, यानी कि इन्हें कहा जाता है जिनमें एकदम प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग होते हैं, है ना, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में जो कोशिकांग होते हैं बाबू वो खुले होते हैं। हालांकि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको पढ़ाई गई है, इसका लिंक मैं जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड लिंक हैं मैं लगातार वीडियोस में लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से सारी जानकारी डिटेल में ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ये तो हम केवल बीएड का सिलेबस पढ़ रहे हैं ना बाबू, है ना, इतना तो आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन अगर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उलझ जाएंगे। इसीलिए उस वीडियो को ज़रूर देखा करें जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो चलिए, अब प्रोकैरियोटिक तो जिनमें कोशिकांग खुले, मतलब कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीवित अंगकों को हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिकांग है। अंतःप्रद्रव्यी जालिका जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, वो क्या है? वो भी एक कोशिकांग है। तारक काय, हरित लवक, गाल्जी काय, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी क्या है भाई? कोशिकांग हैं, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, उसमें कोशिकांग के बाहर कोई आवरण नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक को सत्य केंद्रक बोलते हैं। इनमें वास्तविक केंद्रक उपलब्ध होता है और इनमें यही कोशिकांग क्या होते हैं? बंद होते हैं या फिर, है ना, किसी न किसी आवरण के द्वारा ढके हुए पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है यूकैरियोटिक। पॉइंट यहाँ तक समझ में आ गया? बढ़ते हैं वीडियो में आगे, क्या पूछ रहा है अगला पॉइंट। आगे आपको दिया हुआ है पोषण, आगे आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। पोषण किसे कहते हैं, है ना। तो समझिए, शरीर, आप बचपन से आप अपने आसपास जीवों को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, वो लगातार विकास कर रहे हैं। तो विकास कर कैसे रहे हैं? पोषण की वजह से कर रहे हैं। परिभाषा पहले समझ जाइए। पहले मैं आपको एक आम बोलचाल की परिभाषा समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ एक बेहतरीन परिभाषा जो कि आप समझ जाएंगे, है ना। पोषण क्या होता है तो समझ लीजिए, मान लेते हैं हमारे शरीर के किसी अंग को पोषक पदार्थ की ज़रूरत है। कितने पोषक तत्व होते हैं? 6 होते हैं। भोजन जब आप करते हैं तो आपको कितने प्रकार के भोजन में अवयव मिलते हैं? 6। आगे वही पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा, है ना। तो पोषण पहले समझ लीजिए। तो मान लेते हैं हमारे शरीर के किसी अंग को किसी पोषक तत्व की आवश्यकता है, उसी पोषक तत्व को उस अंग तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रिया होती है, जो शरीर में हमारे क्रियाकलाप होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं पोषण। अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक परिभाषा की तरफ कि पचे हुए भोजन, है ना, या विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप आवश्यक पोषक पदार्थ को आवश्यक अंग तक पहुंचाने का प्रोसेस, प्रक्रिया पोषण कहलाती है ना। या पचे हुए भोजन का इस्तेमाल शरीर की कोशिकाएं, पचे हुए भोजन का इस्तेमाल शरीर की कोशिकाएं जिस प्रकार से शरीर के विकास में उपयोग करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं, वो जब हम भोजन कर लेते हैं, जो खाना पच जाता है, जो एनर्जी, जो ऊर्जा उससे मिलती है, उसका इस्तेमाल करके वो शरीर का जो विकास करती हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को ही बोला जाता है पोषण। पोषण की बात करें, प्रकार की बात करें तो पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, है ना, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है आपका परपोषण। इनके बारे में भी लाइटली समझते चलते हैं। स्वपोषण क्या होता है तो स्वपोषण केवल एकदम समझ जाइएगा कि हरे पौधे, मतलब पेड़ पौधे ही स्वपोषण की कैटेगरी में आते हैं। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप अपना भोजन
स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं स्वपोषी। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं स्वपोषी। और इन्हीं स्वपोषी जीवों द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है ना। जबकि बात करें परपोषण की तो एकदम समझ जाइए कि स्वपोषी जीवों का भक्षण करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। मतलब वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए स्वपोषी जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं परपोषी। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है ना? परपोषी। हालांकि परपोषी भी कई तरीके का होता है जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक के नीचे ये लिख भी देता हूँ कि आप समझ जाइए किसका लिंक है। ठीक है, आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा होगा परपोषी, मृतपोषी या पोषण की प्रक्रिया के बारे में अगर पढ़ना है तो वो लिंक के नीचे लिखा होगा। ये पोषण का लिंक है ना, ये कोशिका का लिंक है, ये कोशिका सिद्धांत का लिंक है, ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका का लिंक है। नीचे लिख दूंगा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, आप समझ जाएंगे। आप वैसे भी समझदार ही हैं भाई, आप बीएड करने जा रहे हैं ना, बैचलर आप एजुकेटेड बनने जा रहे हैं आप, है ना। आप भविष्य में पढ़ाएंगे तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए भाई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे वीडियो में क्या कह रहा है आगे। अब आपको पढ़ना है भोजन के बारे में, है ना, फूड के बारे में आपको पढ़ना है। भोजन किसे कहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भोजन की परिभाषा अभी फ़िलहाल अभी जानते हैं? अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। देखिए, वह भोज्य पदार्थ जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब ऊर्जा क्या होगी? तो ऊर्जा हमारी भी शरीर जिस प्रकार से किसी मशीन को चलाने के लिए आप किसी न किसी ऊर्जा को, चाहे ईंधन को देते हैं जिसे वो क्या करती है? ऑब्जर्व करती है और लगातार काम करती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। तो वह भोज्य पदार्थ जिसे ग्रहण करने से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, उसे क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। एक पॉइंट परिभाषा में आया है, अगर आपने नोट किया होगा तो वो था भोज्य पदार्थ। किसे कहते हैं भोज्य पदार्थ? अभी हमने समझा ना, भोजन किसे कहते हैं? वह भोज्य पदार्थ जिसे ग्रहण करने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। जबकि भोज्य पदार्थ की बात अगर करें तो वह पदार्थ, है ना, जिसे हम ग्रहण कर सके, वह पदार्थ जिसे हम ग्रहण कर सके वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है भोज्य पदार्थ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा भोजन के बारे में और पूछता है भोजन के कितने अवयव होते हैं? भोजन के अवयव जो आप भोजन करते हैं उसमें आपको कितने तरीके के पदार्थ मिल जाते हैं? आप भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं, क्या क्या आपको मिलता है ना। तो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपको 6 चीज़ें मिलती हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है ना। किन चीज़ों से? 3 चीज़ों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। वसा, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ये हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की उपलब्धता बनाए रखता है। जबकि तीसरे की बात करें तो प्रोटीन की, है ना, प्रोटीन का काम क्या होता है? शरीर में टूट फूट की मरम्मत करना। जबकि चौथे की बात अगर हम करें, है ना, तो उसे हम जल, है ना, उसे हम जल के बारे में आप जानते हैं हमारे शरीर का अधिकांश भाग क्या होता है? हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल होता है ना। अगला टॉपिक समझ ले, सॉरी, है ना, 4 रोमन हो गया था। इसके बाद विटामिन्स।
जानते हैं शरीर की क्रियाओं को चलाने में विटामिन्स का अपना ही एक अलग योगदान है भाई, है ना। अगर आपके शरीर में कोई भी विटामिन कम हो जाती है तो आपके शरीर की कई क्रियाएं बाधित हो जाती है। इसका वीडियो मैं आपको विटामिन्स का अलग वीडियो हालांकि बन चुका है, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिसको मैं आपको PDF के माध्यम से समझाऊंगा ताकि आपको सारी जानकारी विस्तार से हो सके। इसके बाद आपका आखिरी बचा हुआ है खनिज लवण, है ना। खनिज लवण अपने आप में भी एक महत्वपूर्ण है। मतलब देखिए खनिज किसे कहते हैं ना, एकदम गांव की भाषा में, आम भाषा में बोले खनिज, खन के खुदाई करके, ज का मतलब जन्म लेने वाला, जो खुदाई के बाद जन्म लेता है उसे बोलते हैं खनिज लवण, है ना। मैग्नीशियम वगैरह, जितने भी आयरन वगैरह जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं वो खनिज, हालांकि जल को भी खनिज की कैटेगरी में ही रखा गया है क्योंकि इसकी भी खुदाई करके इसको भी निकाला जाता है। तो ये था आपका भोजन और भोजन के अवयव के बारे में। बढ़ते हैं आगे वीडियो में, क्या कहता है अगला पॉइंट। आगे दिया हुआ है भाई पाचन के बारे में दिया हुआ है ना। पाचन के बारे में दिया हुआ है, मैं आपको लाइटली समझा देता हूँ। पाचन किसे कहते हैं, कितनी विधियाँ हैं पाचन की, है ना। पाचन किसे कहते हैं तो समझ जाइए, जटिल भोज्य पदार्थ को तरल भोज्य पदार्थ में, हम जो भोजन करते हैं वो कठोर होता है, जो हम भोजन करते हैं वो क्या होता है, कठोर होता है, उसे तरल भोज्य पदार्थ में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। पाचन हमारे इस चैनल पे बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है, जिसकी क्लास मैंने ली हुई है पहले भी, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विस्तार से पढ़ लीजिएगा बाबू। दांत भी बहुत ज़रूरी है, दांत भी पढ़ाया गया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ से जाके सारी जानकारी विस्तार से एक कॉपी बनाइएगा, वहाँ पे सारी जानकारी नोट कीजिएगा। फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ पाचन किसे कहते हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। इसके पाचन के अंतर्गत, है ना, कितनी विधियां आती हैं वो समझते हैं। पहला होता है भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, उसके बाद भोजन का पाचन, उसके बाद भोजन का अवशोषण, उसके बाद श्वांगीकरण, उसके बाद बहिक्षेपण। ठीक है, इनके बारे में समझा देता हूँ। भोजन को उठा के जिह्वा पर रखना और उसे तोड़ देना महीन भागों में क्या कहलाता है, भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का पाचन जटिल भोज्य पदार्थों को, है ना, जटिल भोज्य पदार्थों को तरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, है ना, पाचन कहलाता है। भोजन का अवशोषण, अब पचे हुए भोजन में से आवश्यक पोषक पदार्थ को क्या कर लेना, अवशोषित कर लेने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। श्वांगीकरण, अब वही पचे हुए भोजन में से यहाँ हमने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया पोषक पदार्थ को, अब उसका इस्तेमाल किसके द्वारा, कोशिकाओं द्वारा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है बाबू श्वांगीकरण। बहिक्षेपण, अब उसमें क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है जिनका पाचन नहीं हो पाता, तो उन्हें समय समय पे शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों को, इसे उत्सर्जन के नाम से भी हम जानते हैं, है ना, बहिक्षेपण उत्सर्जन आप कह सकते हैं। तो जटिल भोज्य है ना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती है। अब यहाँ एक पॉइंट समझ में आएगा कि शरीर में भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा इसको, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत। भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता, बड़ी आंत। जो
जो शौच होता है वो पीले कलर का किसकी वजह से हो जाता है? वो बड़ी आंत जो होती है ना, उसमें जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, जो जो लुगदी जैसा जो सूखा हो जाता है टॉयलेट, वो किसकी वजह से हो जाता है? जो शौच वो पीला हो जाता है, किसकी वजह से हो जाता है? ये बड़ी आंत में क्या काम होता है ना, वो उसमें जल की जितनी भी मात्रा होती है, जो भी उसको क्या करता है, वो केवल जल अवशोषित करता है। पॉइंट याद रखेंगे, बड़ी आंत केवल भोजन में जल की मात्रा होती है उसे अवशोषित कर लेती है, वो भोजन का पाचन नहीं करती। तो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन छोटी आंत, भोजन का पाचन कौन नहीं करता? तो बड़ी आंत। बड़ी आंत किसका पाचन करती है, किसका अवशोषण करती है? केवल जल का। सबसे ज़्यादा भोजन कहाँ रहता है? तो सबसे ज़्यादा भोजन रहता है आमाशय में, जो रहता है 5 से 6 घंटे। ठीक है, तो ये था आपका जीव विज्ञान का पार्ट 2। आगे हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन। हालांकि वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से उसे अगले वीडियो में जल्दी अपलोड किया जाएगा, है ना। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरीके के ज़बरदस्त वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिसका नंबर और लिंक मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको लगातार PDF उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, दिल लगा के पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर।